प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहे। ये आपका पार्ट 1 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन। अब देखते हैं उत्सर्जन होता क्या है ना, ये क्रिया कैसे होती है, इसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, ये सब चीजों की जानकारी हमें इस पार्ट से मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में हमें पता है कि आहार नाल के बारे में हमें पता है कि ये 10 मीटर लंबी रचना होती है जो मुख गुहा से शुरू होकर कहाँ तक फैली होती है, तो मल द्वार तक फैली होती है। यहीं पे क्या होता है, भोजन का पाचन का कार्य होता है। ठीक है, अब जब भोजन पचता है तो उसके बाद उसका अवशोषण होता है। ठीक है, और वहाँ पाचन के फलस्वरूप क्या क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनता है, वसा अम्ल बनता है ना, वसा अम्ल बनता है ना, प्रोटीन है। ये सब जो है आपके कहाँ पहुंचता है, तो ये सब आपके पहुंच जाता है कोशिकाओं में, अवशोषित होकर कहाँ पहुंचता है, हमारी कोशिकाओं में पहुंचता है। और कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये इससे क्रिया करके, है ना, आवश्यक पदार्थ, है ना, हमारे शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, है ना, आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करते हैं जो एटीपी के रूप में रहता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। ठीक है, तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब जब ये ऊर्जा बनती है, इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी अनावश्यक पदार्थ बनते हैं, ऐसे भी कुछ विषाक्त पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं होते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं होते हैं तो कौन कौन से पदार्थ होते हैं, तो सबसे पहले बात करें जो कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे थे, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, ये हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है, जिसे हम लोग श्वसन क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं। और भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ, अनावश्यक पदार्थ बनते हैं। ठीक है, तो जो हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं होंगे उनको उत्सर्जी पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, अमोनिया हुआ, ठीक है, उसी तरह यूरिया हुआ, है ना। तो ये सब जो बनता है, ये सब क्या है हमारे शरीर के लिए, है ना, ये इनको कहेंगे हम लोग अमोनिया, यूरिया, ये सब जो होता है ये कहलाते हैं नाइट्रोजनी पदार्थ। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा रहती है, इसलिए इनको नाइट्रोजनी पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसको क्या कहेंगे, तो ये उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं, है ना, उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। उत्सर्जी पदार्थ क्या है, उत्सर्जी पदार्थ क्या है कि जो हमारे शरीर के लिए अनावश्यक होते हैं, हमारे शरीर के लिए विषाक्त होते हैं, वो हमारे शरीर को उसकी आवश्यकता नहीं होती है, वही सब पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्सर्जी पदार्थ। अब ये उत्सर्जी पदार्थ हम लोग शरीर से किस काम, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो हम लोग इसे श्वसन द्वारा निकाल देते हैं, लेकिन अमोनिया और यूरिया ये सब जो बनता है ये कैसे बनता है, तो ये प्रोटीन और, है ना, ये सब जो बनता है प्रोटीन की, है ना, प्रोटीन की, वसा अम्ल के, इन सब के विखंडन के फलस्वरूप ये सब हमें प्राप्त होता है। तो किस तरह से हमारे शरीर से बाहर निकलता है इसके बारे में इसमें पढ़ना है। और ये जो निकलने की प्रक्रिया होती है वही उत्सर्जन कहलाती है। ये अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से निष्कासित करने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, उत्सर्जन। यानी कि यहाँ से हम लोग उत्सर्जन की परिभाषा लिख सकते हैं। तो उत्सर्जन की परिभाषा हो जाएगी कि जीवों के शरीर से अपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ, है ना, या फिर उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन जो होता है उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, उसका निष्कासन क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो जब उत्सर्जन की क्रिया होती है तो शरीर में जल संतुलन की भी क्रिया होती है, शरीर में जल संतुलन की भी क्रिया होती है। कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे जो भी हम लोग जैव रासायनिक क्रियाएं करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसके फलस्वरूप जल की जो अंशतः स्थिति होती है वो बढ़ते घटते रहते हैं। शरीर में जल संतुलन भी कायम रहना जरूरी है, यानी जल का संतुलन भी कायम रहना जरूरी होता है। और उत्सर्जन की क्रिया और जल संतुलन क्रिया दोनों साथ साथ होती है। ठीक है, दोनों साथ साथ होती है। तो उत्सर्जी पदार्थ के बारे में भी आपको बताया, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं हम लोग, उसको श्वसन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, है ना। तो श्वसन क्रिया आप पहले पढ़ चुके हैं। श्वसन अंगों की बात करें तो जैसे आपका श्वसन अंग होता है फेफड़ा था,
है ना, आप पढ़े थे पिछले चैप्टर में ना, फेफड़ा था, गिल्स था, है ना, श्वास नली है, श्वसन अंग, ये सब होता है ना, श्वास नली, तो आप देखे थे श्वास नली की बात है, ठीक है। तो ये सब जो देखे थे, फेफड़ा जो होता है उच्च के, है ना, उच्च कोटि की जंतु में, जैसे मनुष्य में था, गिल्स की बात करें तो मछलियों में होता है, और श्वास नली की बात करें तो छोटे छोटे कीड़ों में ये पाया जाता है। तो ये सब इसके लिए थे। अब उसके बाद अगर बात करें तो जैसे अगर बात करें यूरिया, है ना, जो यूरिया का निर्माण हो रहा है, अमोनिया का निर्माण हो रहा है, तो इसके निष्कासन के लिए बात करें तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, है ना, उसमें कोई विशेष रचना नहीं होती, लेकिन बहुकोशिकीय जंतुओं में इसके लिए अलग अलग विशेष रचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसमें। चलिए हम लोग जंतुओं में देखते हैं उत्सर्जन की क्रिया किस तरह से होती है। तो जंतुओं में अगर बात करें तो जैसे जटिल बहुकोशिकीय जंतु होंगे, उसमें अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए विशेष रचना पाई जाती है, जिन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं, ठीक है। वो सब उत्सर्जी अंग अब देखेंगे इसमें, जैसे हम लोग मनुष्य में उत्सर्जन किस तरह से होती है उसके बारे में इसमें देखेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि हम लोगों में, है ना, मनुष्य में अगर बात करें तो उसमें उत्सर्जी अंग पाए जाएंगे, और वो कौन कौन से होते हैं तो इस चैप्टर में हमें आगे पढ़ना है, ठीक है। परंतु निम्न श्रेणी के जो जंतु होते हैं, जैसे प्रोटोजुआ हुआ या अमीबा, है ना, तो अमीबा में विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होता है। ये क्या करते हैं अमीबा, तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी पदार्थ में मुख्य रूप से अमोनिया जैसे उत्सर्जी पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। ऐसे उत्सर्जी पदार्थ शरीर की सतह से विसरण के द्वारा निकालते हैं, ठीक है। तो ये अपने शरीर की सतह से किस क्रिया द्वारा निकाल देते हैं, विसरण क्रिया द्वारा उसे बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि अमोनिया में उत्सर्जन की क्रिया जो होती है अपने शरीर की सतह द्वारा विसरण द्वारा ही होती है, और अपना पोषण भी उसी, है ना, शरीर के सतह पर स्थित उत्पादों के द्वारा ही ग्रहण करते हैं, और विसरण की क्रिया द्वारा उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं उत्सर्जी पदार्थ को, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मनुष्यों में उत्सर्जन के बारे में देखते हैं। तो मनुष्य में उत्सर्जन की बात करें तो मनुष्य एवं समस्त वर्टिब्रेटा उपसंघ के जंतुओं में वृक्क सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है ना। वृक्क जो है सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं, ठीक। तो वृक्क से संबंधित अन्य रचनाएं उत्सर्जन में भाग लेती हैं, ठीक है। अन्य संरचनाएं कौन है, मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर, है ना, मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर, और चौथा है आपका मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा, ठीक है। ये चार मिलके हमारे किसका निर्माण करते हैं, तो उत्सर्जी अंग, है ना। ये सब चारों उत्सर्जी अंग है जो उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये सब मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो पहला हुआ वृक्क, चलिए ये रहा आपका वृक्क है, यहाँ फिगर में आपको दिख रहा है। दूसरा है मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी ये रहा, ये जो नली दिख रही है मूत्रवाहिनी है। तीसरा आपका मूत्राशय, ये जो टंकी जैसा रचना दिख रहा है मूत्राशय है, और चौथा आपका मूत्र मार्ग। ये तो चलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए मनुष्य में जो होता है ये वृक्क जो है ना, वृक्क जो है ये एक जोड़ा पाया जाता है, ठीक है। एक देख रहा है ना बाएं तरफ और एक दाहिने तरफ, तो ये एक जोड़ा पाया जाता है, ठीक। और ये कहाँ रहता है, तो वृक्क जो होता है उदर गुहा, है ना, उदर गुहा, यानी कि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, रीढ़ की जो हड्डी होती है, उदर गुहा की पृष्ठीय देह भित्ति, यानी ये इसके जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसके पृष्ठीय देह भित्ति मतलब पीछे की ओर की जो उसकी देह भित्ति है, वहां पे दोनों तरफ ये व्यवस्थित रहता है, ठीक है। ये है ना, बाएं और दाएं की तरफ व्यवस्थित रहता है। तो अगर इसकी रचना की बात करें तो वृक्क जो होता है ना, वृक्क जो होता है ये ठोस रूप में रहता है, ठीक है। ठोस रूप में गहरे रंग का होता है, गहरे भूरे, है ना, गहरे भूरे लाल रंग का, गहरे भूरे लाल रंग की ये आपकी रचना होती है, गहरे भूरे लाल रंग की रचना होती है, ठीक है। ये जैसे आप देखे होंगे ना, आप सेम का बीज इस तरह से, है ना, इसी तरह की ये रचना है दो, ठीक है। सेम के बीज की आकार की जैसी रचना होती है, ठीक है। अगर बात करें ये करीब 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, ठीक है। 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, और 2.5 से 4 सेंटीमीटर मोटा होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर बात करें तो इसमें भीतरी भाग जो होता है ना, अगर बात करें भीतरी भाग जो होता है
ठीक है, वो कनकेव होती है ना। इसकी भीतरी भाग कॉनकेव होती है और कन्वेक्स भाग होती है, यानी कि अवतल और उत्तल रूप दोनों रूप में यहाँ पे होता है। तो इसके वृक्क की भीतरी जो कनकेव यानी कि अवतल भाग होता है, उस अवतल भाग को हम लोग हाइलम कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? हाइलम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी जगह से यहाँ से क्या होता है कि वृक्क धमनी से प्रवेश करता है, क्या वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है। कहाँ से? तो इसके हाइलम से ही। ये देखिए ये भाग जो है ना, यहाँ हाइलम है, यहाँ से ये नली ऐसे प्रवेश करती है। ठीक, और तथा वृक्क शिरा बाहर निकलती है। यहाँ से देखिए वृक्क शिरा जो है ये बाहर निकल, ये शिरा दिख रहा है ना, तो ये वृक्क शिरा है और ये धमनी है। तो धमनी इसी जगह से, कहाँ से? हाइलम से। ये वाला भाग जो है हाइलम है, इसे प्रवेश करती है और शिरा इसे बाहर निकलता है। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक वृक्क के हाइलम से, यानी हाइलम मतलब ये वाला भाग हुआ ना, हाइलम से देख रहे हैं ना, यहाँ पे दो नली निकली हुई है। यहाँ से एक निकली हुई है, एक इसने, माने कि दोनों से एक एक नली निकलती है, जिसे हम लोग मूत्र वाहिनी के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? इस नली को मूत्र वाहिनी। तो देखिए यहाँ जहां से निकलती है उस सिरे पे ये मोटा होता है। ठीक है, उस सिरे पे क्या होता है? मोटा होता है, जिसे मूत्र वाहिनी की श्रेणी कहते हैं। इसको मूत्र वाहिनी की श्रेणी कहते हैं। ठीक है, इस भाग को मूत्र वाहिनी की श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो मूत्र वाहिनी है ना, ये जो मूत्र वाहिनी है पीछे की ओर मूत्राशय में खुलती है। यहाँ क्या होती है? मूत्राशय, इसमें आती है। तो मूत्राशय जो होता है, आपका जो मूत्राशय होता है एक थैली जैसा रचना है ना। ये थैली जैसी रचना है, नाशपाती की आकार की होती है, एक थैली जैसी रचना है, मांस की बनी हुई है। ठीक है, एक थैली जैसी रचना होती है। तो ये भी ये कहाँ व्यवस्थित रहता है? तो जो उदर गुहा होता है यानी स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसके पीछे भाग में, है ना, रेक्टम के नीचे ये व्यवस्थित रहता है। ठीक है, अब देखिए इसमें मूत्राशय में, है ना, मूत्राशय में एक पतली नली निकलती है। ठीक है, जिसे मूत्र मार्ग के नाम से जाना जाता है, मूत्र मार्ग के नाम से जाना जाता है, जो शरीर के बाहर खुलता है, जो शरीर के बाहर खुलता है। तो अब देख रहे हैं इसमें आपका वृक्क हुआ, मूत्र वाहिनी हुआ, और ऐसे करके मूत्राशय से जुड़कर एक त्रिकोणीय रचना बन रही है ना। तो इसको मूत्राशय का ट्राइगोन कहते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं? मूत्राशय का, मूत्राशय का, मूत्राशय का, सॉरी इधर होता, मूत्राशय का ट्राइगोन। ये जो रचना देख रहे हैं ना, इसको मूत्राशय का ट्राइगोन कहा जाता है। समझ गए? तो यहां से तो हम लोग रचना के बारे में समझ लिए। ठीक है, तो कार्य किस तरह से होता है इसमें हम लोग इसके बारे में समझेंगे। अब थोड़ा वृक्क की आंतरिक संरचना की बात करें तो प्रत्येक वृक्क जो होता है बाहर से संयोजी उत्तक से, है ना, बाहर से किससे? संयोजी उत्तक, है ना, तथा अगर बात करें तो अरेखित 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 पेशियों का बना होता है। ठीक है, पेशियों का पतला कैप्सूल से ढका रहता है। ठीक है, संयोजी उत्तक और अरेखित पेशियों के, है ना, एक पतले कैप्सूल से ढका रहता है, उनसे बना हुआ ऊपर एक आवरण रहता है, ढका रहता है। और प्रत्येक वृक्क जो होता है एक बाहरी, है ना, प्रांतस्थ भाग और भीतरी अंतस्थ भाग होते हैं। ठीक है, प्रत्येक वृक्क में क्या होता है कि बाहरी जो होता है प्रांतस्थ भाग और तथा भीतरी अंतस्थ भाग होते हैं। यह 15 से 16 पिरामिड जैसे रचना से बना होता है। कितना? 15 से 16 पिरामिड जैसी रचना से बना होता है, जिसे वृक्क शंकु क्या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? वो पिरामिड रचना को क्या कहते हैं? तो वृक्क शंकु कहा जाता है, वृक्क शंकु कहा जाता है। अगर हम बात करें वृक्क की, तो ये वृक्क में अत्यंत महीन सूक्ष्म, है ना, महीन सूक्ष्म सूक्ष्म, है ना, सूक्ष्म, है ना, लंबी, है ना, लंबी, है ना, कुंडलित कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है। इसमें बहुत सारी नलिकाएं पाई जाती हैं, और वो नलिकाओं को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उस नलिकाओं को हम लोग नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। उसे क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, या वृक्क नलिका भी कहते हैं, वृक्क नलिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, वृक्क नलिका, वृक्क नलिका के नाम से भी उसे
जाना जाता है। तो ब्रिक नलिका की बात करें तो ब्रिक नलिका बहुत सारी होती है, ठीक है। और इसको बात करें अगर नेफ्रॉन जो होता है यानी कि ब्रिक नलिका जो होती है वो अगर कहें तो इसको कह सकते हैं हम लोग कि ये जो आपका ब्रिक है इसका क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, ठीक है। नेफ्रॉन जो कहलाता है, नेफ्रॉन यानी कि ब्रिक नलिका क्या होती है, तो इसकी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। यानी कि अगर बात करें तो ये किसका बना होता है, तो ये नेफ्रॉन का ही बना होता है। ब्रिक हमारा किसका बना होता है, नेफ्रॉन का। इसमें लगभग संख्या में बात करें तो 10 लाख है ना, लगभग 10 लाख ऐसे नेफ्रॉन प्रत्येक ब्रिक नलिका है ना, प्रत्येक ब्रिक है ना, ब्रिक नलिका या नेफ्रॉन जो होता है वो कितना लगभग 10,000 संख्या में पाए जाते हैं हमारे ब्रिक में, ठीक है। यानी कि ये क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है किसका, हमारे ब्रिक का, है ना। ये किडनी का क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहलाता है, कौन, नेफ्रॉन, ठीक है। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा नेफ्रॉन के बारे में देख लेते हैं, नेफ्रॉन की रचना कैसी होती है। तो नेफ्रॉन की रचना के बारे में देख लेते हैं, नेफ्रॉन की रचना किस तरह से होती है और इसमें किस तरह से कार्य होता है। चलिए, तो नेफ्रॉन की रचना की बात करें, है ना, तो ये आपकी ब्रिक नलिका भी कहलाती है ना नेफ्रॉन। चलिए, तो प्रत्येक ब्रिक में लगभग कितने होते हैं, तो 10 लाख ब्रिक नलिकाएं यानी नेफ्रॉन होते हैं। प्रत्येक ब्रिक नलिका का आकार प्याले जैसी रचना होती है, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, प्याले जैसी रचना होती है जिसे बोमैन संपुट कहते हैं। ये आपका जो है ना प्याले जैसी जो रचना है इसको क्या कहते हैं, बोमैन संपुट कहते हैं। यह कोशिका गुच्छ यानी कि ग्लोमेरुलस नामक रक्त कोशिकाओं के एक जाल को घेरता है, ठीक है ना। रक्त कोशिकाओं के जाल को ग्लोमेरुलस नामक, है ना, यहाँ देख रहे हो ना अंदर ये घेरे रखता है, इसको ग्लोमेरुलस को क्या करता है, घेरे रखता है। बोमैन संपुट एक ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से मैलपिंगियन कोष कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मैलपिंगियन कोष कहते हैं। इसके सम्मिलित रूप को, इस पूरे रूप को क्या कहते हैं, मैलपिंगियन कोष कहते हैं, ठीक है। अब इसकी अगर बात करें तो ब्रिक नलिका जो हो रही है, ब्रिक नलिका के, है ना, ब्रिक नलिका के काय में, इसके रास्ते में, पथ में एक समीप पे, है ना, और एक दूर स्थित पे कुंडली होती है। जो समीप में होती है ये जिसे अवरोही चाप कहते हैं, है ना, और जो दूर पे ये जाती है उसको अधिरोही चाप कहते हैं, है ना। इसके बारे में हेनले ने बताया था, इसलिए हेनले का अधिरोही चाप और इसको हेनले का अवरोही चाप कहते हैं। तो नजदीक में जो ये जो चाप देख रहे हैं वाला, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो अवरोही चाप के नाम से जानते हैं। और ये जो दूरस्थ चाप जो देख रहे हैं, दूरस्थ कुंडलित भाग जो देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, हेनले का अधिरोही चाप, ठीक है। अब ये जो होता है ना, कौन, अविरोही चाप और अधिरोही चाप आगे बढ़कर किसमें खुलता है, तो आपके संग्राहक नलिका में खुलता है। किसमें खुलता है, संग्राहक नलिका। अब देखिए, ब्रिक में जो ब्रिक नलिकाएं पाई जाती हैं, ऐसी बहुत सारी ब्रिक नलिकाएं आके इस भाग में मिलती है। संग्राहक नलिका में बहुत सारी ऐसी नलिका, है ना, ऐसे आगे, है ना, अधिरोही और अविरोही चाप आगे चल के संग्राहक नलिका बहुत सारी एक, है ना, एक ही में मिलती है। जैसे अगर मान लीजिए संग्राहक नलिका है तो इसमें ऐसे बहुत सारे नलिकाएं आके जुड़ी होंगी, ठीक है। इधर से भी आके, इधर से भी आके, ऐसे बहुत सारी नलिकाएं इसमें जुड़ी होंगी। और यह संग्राहक नलिका अनेक ब्रिक नलिकाएं के आकार खुलती है और जो एक सामान्य संग्राहक नलिका निर्माण करते हैं, एक समान संग्राहक नलिका निर्माण करते हैं। ऐसी बहुत सारी संग्राहक नलिका मिलके जो आगे चल के किसमें जुड़ जाती हैं, आगे चल के आपके मूत्र वाहिनी में जुड़ जाती है, मूत्र वाहिनी में जुड़ जाती है, मूत्र वाहिनी में आके जुड़ जाती है। और फिर आपको पता है कि मूत्र वाहिनी से वो कहाँ चल जाए, मूत्राशय में चला जाता है आपका मूत्र, और फिर वहां से मूत्र मार्ग से समय समय पे निकल जाता है, ठीक है। तो अब थोड़ा ब्रिक के कार्य के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ से हम लोग को टोटल रचनाएं समझ में आ गई कि ब्रिक में कैसी कैसी रचनाएं होती हैं। और ये नेफ्रॉन जो होता है ये ब्रिक का क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होता है, और इसमें कैसी रचना होती है इसके बारे में देख लिया। तो ब्रिक के कार्य की बात करें तो ब्रिक द्वारा जो होता है मूत्र निर्माण तथा उत्सर्जन की क्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। और वो जो 3 चरण है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ब्रिक का कार्य क्या है, कि मूत्र निर्माण करेगा और उसे उत्सर्जन
उत्सर्जित करेगा, उसको शरीर से बाहर निकालेगा। ठीक है, तो ये कार्य किस तरह से होता है शरीर में, इसके बारे में देखते हैं। तो ये 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है ना, इसको अंग्रेजी में भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। दूसरा है ट्यूबुलर पुनर्शोषण, यानी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है ना। तीसरा है आपका ट्यूबुलर स्त्रवण, यानी कि ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, तो इसमें किस तरह से कार्य होता है उसको देखते हैं। तो ग्लोमेरुलस का एक छन्ना की तरह कार्य करता है। ये क्या करता है, फिल्ट्रेशन नाम से ही पता चल रहा है, ये छानने का कार्य करता है। तो यहाँ अगर बात करें तो अभिवाही धमनिका, यहाँ देख रहे हैं ना, अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका। तो अभिवाही धमनिका जिसका व्यास जो होता है अपवाही धमनिका से अधिक होता है। ठीक है, अभिवाही धमनिका जिसका व्यास अपवाही धमनिका से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, रक्त के साथ यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन है ना इत्यादि ग्लोमेरुलस में लाती है। ठीक है, इसको कहाँ लाते हैं, ग्लोमेरुलस में लाते हैं, यहाँ पे लाते हैं। ठीक है, कौन, अभिवाही धमनिका किसको लेके आती है ये सब। तो आपको किसके बारे में आपको बताए, तो रक्त के साथ किसको लाएंगे, यूरिया को, यूरिक अम्ल को, जल को, ग्लूकोज आदि को इसमें लेके आते हैं। कहाँ पे, ग्लोमेरुलस में लाते हैं, है ना। ये पदार्थ बोमैन संपुट की पतली दीवार से छनकर, है ना, बोमैन संपुट ही है ना आपका, तो इसकी पतली दीवार से छन जाता है और छन के कहाँ चल जाएगा, तो वृक्क नलिका में चले जाते हैं। ये कहाँ पहुंच जाएगा, इसके नलिका में पहुंच जाएगा। ठीक है, इस नलिका में आ जाएगा। अभिवाही धमनिका का व्यास कम होने के कारण ग्लोमेरुलस में रक्त पर दबाव बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप छनने की क्रिया उच्च दाब पर होती है। ठीक है, इसका व्यास अधिक होने है ना, व्यास जो होता है कम होने के कारण, अपवाही धमनिका का व्यास क्या होता है, कम होता है। अपवाही धमनिका का व्यास कम होता है, जिसके कारण ग्लोमेरुलस में रक्त का दबाव बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि छनने की क्रिया उच्च दाब पर होती है। इसमें छनने की क्रिया क्या होती है, उच्च दाब पर होती है। उच्च दाब में जब फिल्ट्रेशन होता है ना, जब उसकी छनने की क्रिया होती है, उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। प्लाज्मा के साथ, है ना, प्लाज्मा आपको बताया था ना, प्लाज्मा के साथ सभी लवण, ग्लूकोज और अन्य पदार्थ भी छनते हैं। इसमें प्लाज्मा के साथ ग्लूकोज भी होता है और अन्य पदार्थ भी इसके साथ छन जाते हैं। कोशिका और प्लाज्मा प्रोटीन, है ना, प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो, और कोशिका बोमैन संपुट की भित्तियों के लिए अपारगम होती है, इसे वो पार नहीं कर पाती है। इस फिल्ट्रेट को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं, या है ना, और इस क्रिया को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट क्या होता है कि जो भी इसमें से छानने वाले पदार्थ, यानी कि ग्लूकोज हुआ, लवण हुआ, प्रोटीन हुआ, या आपकी प्लाज्मा प्रोटीन हुआ, है ना, इन सबको क्या करता है, ये इनसे पार नहीं हो पाता, वो उसको छान लेते हैं। यानी कि इसमें ये फिल्ट्रेशन का काम करता है, इसलिए इसका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं, ये फिल्टर का काम करता है। दूसरा था आपका ट्यूबुलर पुनर्शोषण। ट्यूबुलर पुनर्शोषण यानी कि इन ट्यूब में जो उसका फिर से अवशोषण होता है, वही ट्यूबुलर पुनर्शोषण होता है। ठीक है, हमारे वृक्क नलिका में यहाँ पे जो फिर से पुनर्शोषण होता है, यानी कि अवशोषण हो जाता है, उसे है ना, ट्यूबुलर स्त्रवण कहते हैं। तो देखिए ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के कारण, है ना, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में आपको सब फिल्टर करके अलग छन जाता है। तो अब इसमें से जो होता है छनने के बाद वो कहाँ पहुंचता है, इस नलिका में पहुंचता है। ठीक है, और इसी समय क्या होता है, कोशिकाएं उन पदार्थों को शोषित कर लेती है जिनकी आवश्यकता होती है। इसमें क्या करते हैं, इसकी कोशिकाएं जो होंगी, इस ट्यूब की जो कोशिकाएं होंगी, वो फिर से उसका अवशोषण करेंगे जिनकी आवश्यकता होती है, और जिन पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें छोड़ देती है, उसको आगे बढ़ने देती है। तथा जल की अधिक मात्रा का भी शोषण, है ना, जल की अधिक मात्रा का अवशोषण और दूषित पदार्थों का उत्सर्जन हो जाता है, यहाँ से वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से समझ गए ट्यूबुलर पुनर्शोषण का मतलब क्या है कि इन ट्यूब के द्वारा फिर से उसको अवशोषित करना जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। तीसरा है आपका ट्यूबुलर स्त्रवण। तो कभी कभी क्या होता है कि नलिका की कोशिकाओं से कुछ सजीव पदार्थ भी स्त्रावित होकर फिल्ट्रेट में मिलते हैं, है ना, तो वो होता है ट्यूबुलर स्त्रवण। ठीक है, अब इस फिल्ट्रेट को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लडर मूत्र कहते हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं, ब्लडर मूत्र। यह
मूत्र नलिका से होकर, है ना, मूत्र नलिका से होकर मूत्राशय में जमा हो जाती है। मूत्र नलिका से होकर कहाँ चल जाती है? मूत्रवाहिनी जो था ना, उस, है ना, ये नलिका है मूत्र के लिए, इसलिए मूत्रवाहिनी को मूत्र नलिका भी कहते हैं। यहाँ से होते हुए, है ना, कहाँ पहुंच जाएगा? मूत्राशय में पहुंच जाएगा, और यहाँ से छिद्र से, मूत्र मार्ग से ये समय समय पे निकाल दिया जाता है। ठीक है। अब देखिए वृक्क नलिका में, नलिका द्वारा जो अवशोषित पदार्थ थे, जैसे अगर बात करें अवशोषित पदार्थ, जल था आपका, ठीक है, ग्लूकोज था, एमिनो अम्ल था, है ना, ये सब था ना। तो इन सब का क्या होगा? इसमें तो आपको मूत्र का ना बस यहाँ, है ना, एमिनो अम्ल है, ये सब है। बाकी इसमें तो आपका सिर्फ मूत्र निर्माण हुआ, इसमें बस मूत्र का निर्माण हुआ ना, और इसको शरीर से बाहर निकाल दिया। बाकी ये जो ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है, इन सब का, जल वगैरह है, इन सब का क्या होगा? ठीक है। तो ये क्या होता है कि फिर से इसका होता है कि कोशिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, जो वृक्क शिराओं द्वारा। ये जो वृक्क शिरा देख रहे हैं ना, ये देखिए इसमें तीर बना हुआ है, तो इसके द्वारा क्या होता है कि रक्त प्रवाह में पहुंच जाता है। वृक्क शिराओं द्वारा रक्त प्रवाह में पहुंच जाएगा। जो पदार्थ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में क्षण नहीं पाते हैं, वो रक्त के साथ अपवाहित धमनिका में चल जाते हैं। अपवाहित धमनिका में चल जाते हैं। अपवाहित धमनिका पढ़े थे ना हृदय के अंदर, है ना, अपवाहित धमनिका में चल जाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी दिखाए हैं अपवाहित धमनिका, यहाँ, ठीक है। तो अपवाहित धमनिका में चल जाएंगे, है ना, और कोशिकाओं से होते हुए पुनः रक्त में पहुंच जाते हैं। ये क्या होते हैं? पुनः रक्त में पहुंच जाते हैं। देखिए इसमें छनने के बाद जो ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है, ये सब शिराओं के द्वारा क्या होगा? पुनः कहाँ चल जाएंगे? रक्त प्रवाह में चल जाएंगे। और जिनका जो छन नहीं पाते हैं, वो भी पदार्थ जो होंगे अपवाहित धमनिका के द्वारा कहाँ पहुंच जाएंगे? रक्त प्रवाह में पहुंच जाएंगे। और उसके बाद आपको है ना, रक्त प्रवाह में वो पहुंच जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मूत्र की, है ना, मूत्र निर्माण किस तरह से होता है और ये क्रिया कैसे होती है। अगर हम मूत्र की बनावट की बात करें तो मूत्र में साधारणतः जल होता है, यूरिया होता है और सोडियम क्लोराइड विद्यमान होते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड विद्यमान होते हैं। अगर एक मनुष्य की बात करें तो 24 घंटे में अगर वो 80 से 100 ग्राम प्रोटीन आहार के रूप में लेता है, तो उसमें मूत्र की बनावट कुछ, मूत्र में, है ना, इस तरह से मात्रा होगी। जल होगा 96% तथा ठोस 4%। 4% में क्या होगा? तो आपका यूरिया होगा और अन्य पदार्थ होंगे, यानी जैसे सोडियम क्लोराइड होगा, ये सब पदार्थ इसमें 4% होंगे कुल मिलाकर, है ना। और जल जो होगा 96% होता है। ठीक है। चलिए, तो यूरिक अम्ल की बात करें तो यूरिक एसिड जो होता है आपका रक्त में, इसकी सामान्यतः मात्रा 2 mg से 3 mg प्रत्येक 100 ml रक्त में होती है। 100 ml रक्त में ये 2 mg से 3 mg पाया जाता है। प्रतिदिन करीब 1.5 से 2 ग्राम यूरिक अम्ल मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है ना, मूत्र के साथ 1.5 से 2 ग्राम उत्सर्जित होता है। और मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। एक रंजक होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हीमोडायलिसिस की। हीमोडायलिसिस क्या होता है? ठीक है, तो जब हमारा वृक्क जो होता है, यहाँ देखिए लिखे हुए हैं कि कभी कभी विशेष परिस्थिति जैसे संक्रमण, मधुमेह, सामान्य से अधिक उच्च रक्तचाप या किसी प्रकार के चोट के कारण वृक्क जो होता है क्षतिग्रस्त हो जाता है और कार्य करना बंद कर देता है। ठीक है, वृक्क क्या होता है? कार्य करना बंद कर देता है। क्षतिग्रस्त वृक्क के कार्य न करने की स्थिति में क्या होगा कि शरीर में आवश्यकता से अधिक मात्रा में जल, खनिज और यूरिया जैसे जहरीले विकार एकत्रित हो जाते हैं, जिससे रोगी की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वृक्क का कार्य एक अति विकसित मशीन के इस्तेमाल से संपादित कराया जाता है। यह मशीन डायलिसिस मशीन कहलाती है और जो प्रक्रिया होती है उसको हीमोडायलिसिस कहते हैं। और प्रक्रिया क्या कहलाती है? हीमोडायलिसिस। तो डायलिसिस मशीन में क्या होता है कि ये एक कृत्रिम वृक्क की तरह, ये एक कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है। ठीक है, ये कृत्रिम वृक्क की तरह ये कार्य करता है। इस मशीन में एक टंकी लगी रहती है जिसे डायलाइसर कहते हैं। ये डायलाइसर में डायलिसिस फ्लूइड भरा रहता है। क्या भरा रहता है? डायलिसिस फ्लूइड भरा रहता है। डायलिसिस फ्लूइड भरा रहता है। डायलिसिस फ्लूइड भरा रहता है। यह क्या करता है? तो ये एक तरह का, इसमें जो तरल, है ना, तरल पदार्थ होता है जिसे सेलोफेन कहते हैं। ठीक है,
और सेलोफेन से बनी एक रचना इसमें रहती है जो बेलनाकार रचना होती है, वो पारगम्य होती है। वो क्या होती है? पारगम्य होती है। पारगम कहने का अर्थ यह है कि यह केवल विलय का ही विसरण होने देती है, यानी कि जो घुले हुए पदार्थ है उनका ही विसरण होने देती है और उसमें जो नाइट्रोजनिक विकार जो है उनको एकत्रित कर लेती है। ठीक है, अब ये किस तरह से कार्य करता है? तो ये क्या किया जाता है कि आपके शरीर के जो धमनी होती है, धमनी में इसको जोड़ा जाता है। यहाँ से धमनी से निकलता है क्या आपका, तो ब्लड आता है ना, रक्त आता है। और रक्त को कहाँ से ले जाते हैं? इसमें, है ना, दबाव मापक यंत्र यहाँ लगा रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। यानी कि आपको जिस वेग से यहाँ से, यानी कि जिस प्रेशर से आपका रक्त इसमें आएगा उसी प्रेशर से उसको पंप करना होगा शिराओं में। ठीक है, ताकि आपको रक्तचाप की भी बीमारी ना, है ना, रक्तचाप बढ़ घट ना जाए, है ना। तो रक्तचाप बढ़ घट जाएगा तो प्रॉब्लम होगी आपके शरीर में। तो इसी चीज की नापने के लिए आपका तीन जगह यहाँ पे यंत्र लगाए हुए हैं जिससे दाब को नापा जाता है, प्रेशर को नापा जाता है, ताकि ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए या घट जाए। ठीक है, तो यहाँ से रक्त आता है, ये पंप के द्वारा इसको परिसंचरित कर दिया जाता है। डायलाइजर से वो उसको क्या किया जाता है, तो छान देते हैं। और ये छान कर यहाँ से ये फिर क्या होता है ना, जैसे ये, है ना, एक तरह का क्या कार्य करता है, तो आप देखे थे ब्रिक नलिका का कार्य करता है। ठीक है, नेफ्रॉन का कार्य करता है और वो आगे करके उसको क्या, कहाँ से भेज दिया जाता है? शिराओं से शरीर में फिर से परिसंचरित कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं इस मशीन के द्वारा, तो उसमें स्थित खनिज या यूरिया या जहरीले जो भी विकार है उनको छान लेते हैं, उसको फिल्टर कर लेते हैं। यानी कि ये एक कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पादप में उत्सर्जन, यानी कि पौधों में ये उत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है। तो जंतुओं की तुलना में पौधों में उत्सर्जन के लिए विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते, इसमें विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते हैं। इनमें उत्सर्जन के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं, अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। श्वसन क्रिया से निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं प्रकाश संश्लेषण से निष्कासित ऑक्सीजन गैस का विसरण क्रिया द्वारा पत्तियों के रंध्रों और अनेक भागों से अवस्थित वात रंध्रों के द्वारा उत्सर्जित होता है। ठीक है, उत्सर्जित हो जाता है, आपको पता है, ये आपको पहले ही बता चुके हैं कि श्वसन क्रिया के द्वारा ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्रकाश संश्लेषण से निष्कासित ऑक्सीजन गैस विसरण क्रिया के द्वारा कहां से निकलता है, उनके रंध्रों से या अन्य भागों से के वात रंध्रों के द्वारा ये निकल जाते हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन से निकलने वाला जल मुख्यतः रंध्रों द्वारा, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है तो इनके रंध्रों द्वारा निकल जाता है तथा पौधों के अन्य भागों से भी ये निष्कासित होते रहते हैं। जैसे अगर बात करें तो बहुत से पौधे कार्बनिक अपशिष्ट यानी कि उत्सर्जित पदार्थों को उत्पन्न करते हैं जो उनकी मृत कोशिकाएं जैसे कि अंतःकाष्ठ में संचय रहती है, यानी कि उसके ऊपरी छाल पर, पेड़ की ऊपरी छाल की कोशिका मृत कोशिकाओं में संचित रहती है ना, और वो क्या होंगी, संचित रहती है। पौधे उत्सर्जित पदार्थ को अपनी, है ना, दिख रहा है ना, पत्तियों और छाल में भी संचित रखते हैं। ठीक है, पत्तियों और छाल में भी ये अपने उत्सर्जित पदार्थ को संचित रहते हैं और उसके पत्तियों के गिरने और छाल के विलगाव से, यानी कि जब पेड़ का जब छाल हटता है या पत्तियां जब गिरती है नीचे तो पत्तियों के विलगाव के कारण उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे उस पत्तियों से ही उसमें अलग हो जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी उत्सर्जित पदार्थ जो होते हैं कोशिकाओं के रिक्तियों में जमा रहते हैं, जैसे जो विभिन्न उपचार क्रियाओं के द्वारा, जैसे टैनिन, रेजिन, है ना, गोंद आदि उत्सर्जित पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि पेड़ से कभी कभी गोंद के रूप में भी गोंद बाहर निकलता है ना, तो वो गोंद क्या होता है, एक तरह का उत्सर्जित पदार्थ है। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो दूध के रूप में, है ना, दूध के रूप में भी उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे बहुत सारे से, है ना, दूध तरह का, है ना, और वह, है ना, कुछ ऐसे, है ना, गाढ़े दूधिया तरह के तरल के रूप में, है ना, दूधिया तरह का ही तरल होता है जिसको हम लोग लैटेक्स कहते हैं। वो जो दूध के कलर का जो होता है उसे लैटेक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे बरगद में, पीपल में, है ना, इन सब में ऐसे लैटेक्स मौजूद रहते हैं जो दूध कलर के, गाढ़े कलर के, है ना, उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। तो ये कई क्रियाओं द्वारा उत्सर्जन होता है पौधों में, इसमें कोई विशेष अंग नहीं होता है। तो यहाँ से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे।